तभी चीजें आपको क्लियर होंगी। ठीक है, तो आज की क्लास में हम लिखेंगे, पहले स्पीड से स्टार्ट करेंगे। हम लिखेंगे स्पीड चाल। अब कमेंटबाजी नहीं करेंगे क्योंकि पहले 3-4 मिनट खराब हो चुके हैं। स्पीड चाल। देखो, अगर मैं आपसे सिंपली कहूं कि किसी वस्तु की जो स्पीड है, बफरिंग हो रही है, बफरिंग बेटा कुछ नहीं हो रही है, सही चल रहा है अब। ठीक है, ये बच्चा लग रहा लेट किया इन्होंने। अब भाई कोशिश करना, कोई बच्चा कमेंट ना करे कुछ सेकंड के लिए, कुछ बफरिंग हो रही हो, कुछ भी हो रही हो, ठीक हो जाएगा, आप शांत रहेंगे। ठीक है, यहाँ पढ़ते रहो। तो बेटा देखो, स्पीड हमें क्या बताती है? आप कहोगे सर किसी वस्तु की स्पीड हमें बताती है, कोई वस्तु कितना तेज चल रही है। सिंपल सी बात है भाई, मान लो कि आपको एक दोस्त कहे कि आज मैंने बाइक चलाई है 60 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से, एक कह दे कि मैंने चलाई है 90 किलोमीटर पर घंटे की रफ्तार से। आप उसे तुरंत कहोगे ना भाई मरेगा क्या, इतनी तेज बाइक क्यों चला रहा है, 1 घंटे में 90 किलोमीटर। यानी किसी वस्तु की स्पीड सुनकर कि वो 60 किलोमीटर पर घंटा है कि 90 किलोमीटर पर घंटा है, आपको ये पता चलता है कि वो वस्तु कितना तेज भाग रही है। तो इसकी स्पीड ज्यादा होगी, वो तेज भाग रही होगी। तेज भागने का मतलब ये है कि वो कम समय में बहुत दूरी तय कर लेगी। ठीक है, अच्छा, अब यहां पर लिखेंगे हम स्पीड हमें क्या बताती है? स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट टेल्स अस हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। हिंदी में लिखेंगे किसी वस्तु की चाल, किसी वस्तु की चाल हमें यह बताती है कि वस्तु कितना तेज चल रही है। किसी वस्तु की चाल हमें यह बताती है कि वस्तु कितना तेज चल रही है। हाउ फास्ट एन ऑब्जेक्ट इज मूविंग। तो बड़ी सिंपल सी चीज है कि कोई वस्तु हमें बताए कोई वस्तु कितना तेज चल रही है। ठीक है, क्लास रुक गया यार, क्या हो रहा भाई? ये मैं कमेंट कर देता हूं कि रिफ्रेश कर लो। तो जिन बच्चों को क्लास नहीं चल रही ना, उनके लिए है रिफ्रेश करने वाला। ठीक है, बाकी सबका ठीक चल रहा है। अच्छा, अब बेटा हमारे पास में जो मैंने आपको बताया कि कोई वस्तु कितना तेज चल रही है, ये हमें बताएगी स्पीड। अब यहाँ पे हम पहले पढ़ेंगे एवरेज स्पीड, औसत चाल के बारे में। एवरेज स्पीड, औसत चाल। ठीक है, अच्छा, एवरेज के लिए हम बेटा सिंबल बनाते हैं ये, और स्पीड को लिखते हैं हम वी से। ठीक है, तो हम एवरेज स्पीड पढ़ने वाले हैं। एवरेज के लिए 2 ब्रैकेट बनाए मैंने, और बीच में क्या लिख दिया? वी। ठीक है, देखो एवरेज स्पीड क्या है, यहां बड़े ध्यान से देखना। जैसे मान लो कि अगर मैं आपसे कहूं कि भाई ये दिल्ली है, ये मान लो कि आगरा है। ठीक है, और दिल्ली से जो आगरा के बीच की दूरी है वो मान लो कि लगभग 300 किलोमीटर की है, दिल्ली से आगरा। तो मान लो कि बेटा मैंने दिल्ली से चलना शुरू किया। ठीक है, अब ये मैंने दिल्ली से चलना शुरू किया और मैं आगरा तक पहुंच गया 300 किलोमीटर। तो मैंने टोटल दूरी कितनी तय कर ली? 300 किलोमीटर की। और मान लो कि ये काम करने में मुझे 5 घंटे लगे, 5 आवर्स। तो अगर मैं आपसे पूछूं, अगर मैं 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे के अंदर तय कर पा रहा हूं, तो मेरी औसत एक एवरेज स्पीड क्या होगी? उन्होंने एवरेज में कितनी स्पीड से भाग रहा हूं? तो आपको सही, तो बचपन से पढ़ा हमने कि एवरेज स्पीड क्या होती है कि आपने कुल दूरी कितनी चली बटे कितने समय में। तो कुल दूरी कितनी तय की हमने? 300 किलोमीटर। कितने समय में तय की हमने? 5 घंटे के अंदर। तो 5 छंग 30, 0, यानी कितना बन जाएगा ये? 60 किलोमीटर पर आवर। तो यानी कि जो एवरेज स्पीड आएगी वो आएगी 60 किलोमीटर पर आवर की। ठीक है, यानी कि अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि मुझे 300 किलोमीटर की दूरी 5 घंटे लगे, तो यानी कि मैं मोटा मोटी हर घंटे 60 किलोमीटर की दूरी तय कर रहा हूं। तो जब भी मुझे एवरेज स्पीड निकालनी है, जो मैथ के टीचर आपको फॉर्मूला पढ़ाते हैं ना, दूरी बटे समय, तो ये बेटा ये किसका फॉर्मूला होता है? ये एवरेज स्पीड का फॉर्मूला है ये। तो एवरेज स्पीड क्या है? कुल दूरी बटे कुल समय। तो एवरेज स्पीड आएगी, कुल दूरी को कुल समय से भाग करेंगे, तो कुल दूरी जो है, कुल दूरी बटे कुल समय। तो यहाँ पे डी क्या है? टोटल डिस्टेंस, कुल दूरी, और टी क्या है? टोटल टाइम, कुल समय। तो कुल दूरी को कुल समय से भाग कर देंगे तो हमारे पास में एक एवरेज स्पीड आ जाएगी। तो एवरेज स्पीड का फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस अपॉन टोटल टाइम। तो ये वाला फॉर्मूला जो है ये एवरेज स्पीड का है। अब दूसरी बात, एक बात और ध्यान समझना, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि बेटा मैं दिल्ली से आगरा तक गया 300 किलोमीटर 5 घंटे, मेरी एवरेज स्पीड 60 किलोमीटर पर घंटा आई, ये बेटा एक एवरेज स्पीड है।
इसका ये बिल्कुल भी मतलब नहीं है कि जब मैं दिल्ली से आगरा तक जा रहा था तो मैं लगातार 60 की स्पीड से ही भाग रहा था। इसका बिल्कुल मतलब नहीं है। हो सकता है कि जब मैं दिल्ली से चलना शुरू करूं, दिल्ली में ट्रैफिक बहुत है तो मेरी स्पीड में चल रहा हूं शुरू में कभी 20 की स्पीड से, कभी 30, कभी 40, लेकिन जैसे मैं पहुंचूंगा यमुना एक्सप्रेसवे पे मेरी गाड़ी हो सकता है चल रही है 100 की स्पीड पे, फिर मैं कहीं ढाबे पर रुक गया, आधे घंटे तक मैं चला ही नहीं। तो एवरेज स्पीड बताती है कि आप मोटा मोटी हर घंटे 67 किलोमीटर जा रहे हैं। इसका ये कतई मतलब नहीं कि आप लगातार इसी स्पीड से चल रहे हैं। दूसरी चीज, ये हमारे पास बेटा केवल एक एवरेज स्पीड आई। तो एवरेज स्पीड क्या होती है? कुल दूरी बटे कुल समय। अगर मैं यहां से इसकी ऐसा यूनिट निकालूं कि स्पीड का ऐसा ही मात्रक क्या बनेगा, तो मैंने आपको बताया था कि डिस्टेंस जो है इसकी ऐसा यूनिट होती है मीटर, और टाइम की ऐसा यूनिट होती है सेकंड। और दूरी के लिए मीटर यूज करें, टाइम के लिए सेकंड, तो स्पीड जो है इसकी ऐसा यूनिट क्या बनेगी? मीटर पर सेकंड। मीटर के लिए एम लिखते हैं, सेकंड के लिए एस। लेकिन आपने चीज देखी होगी कि रोजमर्रा की जिंदगी में, डेली लाइफ में, आप कभी स्पीड मीटर पर सेकंड में नापते हैं क्या? आप कहोगे सर नहीं। रोजमर्रा की जिंदगी में तो हम क्या करते हैं? लंबी दूरी तय करते हैं किलोमीटरों में, जो घंटों में तय होती है। तो रोजमर्रा की जिंदगी में हम यूज करते हैं किलोमीटर पर घंटे का, लेकिन इंटरनेशनल सिस्टम में स्पीड की यूनिट होती है मीटर पर सेकंड। लेकिन अगर हम डेली लाइफ की बात करें तो हम ऐसे बात करते हैं कि ट्रेन की स्पीड 120 किलोमीटर पर घंटा है, कि 80 किलोमीटर पर घंटा है, कि 90 किलोमीटर पर घंटा है। तो अगर मैं आपसे कभी कह दूं कि एक ट्रेन की एवरेज स्पीड 90 किलोमीटर पर घंटा है, उसे मीटर पर सेकंड हम कैसे बदलेंगे? आप कहोगे सर ये हमने मैथ में पढ़ रखा है कि अगर मान लो स्पीड 90 किलोमीटर पर घंटा है तो किलोमीटर पर घंटे को मीटर पर सेकंड में बदलने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। तो 5/18 से मल्टीप्लाई करो तो मीटर पर सेकंड बन जाएगा ये। अब इसे सोल्व कर लो। 18 पंजे 90, तो 5 पंजे 25, तो कितना जाएगा ये? 25 मीटर पर सेकंड आ जाएगा। तो जो एवरेज स्पीड बनेगी वो बनेगी 25 मीटर पर सेकंड की, 25 मीटर पर सेकंड। ठीक है, तो जितने लोगों का 25 मीटर पर सेकंड आ रहा है उनका एकदम से सही आंसर है ना। किलोमीटर पर घंटे से मीटर पर सेकंड बनाने के लिए 5/18 से मल्टीप्लाई करनी पड़ती है। अब मैं जो अगली बात बताऊंगा इसे साइंस वाले बच्चे भी ध्यान से देखेंगे। देखो, अब ये बच्चा कह रहा है कि आरआरबी ग्रुप डी के बैच में सिलेबस कंप्लीट। बेटा जो आरआरबी ग्रुप डी 2025 वाले हमारा बैच है उसमें ऑलमोस्ट सिलेबस कंप्लीट हो गया। एक चैप्टर बचा है, वो मैंने रात को कल 9 बजे क्लास ली थी, उसमें वो रात को 9 बजे चल रहा है वो, है ना। अब यहाँ जाओ। अब जो साइंस वाले बच्चे मैंने कहा कि वो भी ध्यान से देखना। कल मैंने आपको स्केलर और वेक्टर क्वांटिटी पढ़ाया था, अदिश और सदिश राशियां। तो मैंने उस समय बताया था कि जो वेक्टर क्वांटिटी है, जो सदिश राशि है, उसमें केवल आपको 2 ही रटनी है, डिस्प्लेसमेंट विस्थापन और करंट डेंसिटी धारा घनत्व। स्केलर मैंने आपको 4 रटने के लिए बोला था, दूरी, समय, मास, द्रव्यमान और एक इलेक्ट्रिक करंट। ये स्केलर अदिश राशि हैं। इनकी हेल्प से हम बाकी के बारे में कैसा पता करेंगे, अब यहां पे देखना, ये बहुत काम की बात है। देखो, अगर फिजिक्स में कोई फॉर्मूला आपको दिखे, जैसे स्पीड का फॉर्मूला है दूरी बटे समय, और इस फॉर्मूले में अगर 2 चीजें हो किसी फॉर्मूले में, एक ऊपर एक नीचे, या दोनों मल्टीप्लाई में हो, उन्हें बड़े ध्यान से देखो। तो बेटा आपको पता है कि जो दूरी बटे समय वाले फॉर्मूले में, कि जैसे मैं यहां पे दोबारा लिख देता हूं, डिस्टेंस अपॉन टाइम, तो मैंने कल आपको बताया था डिस्टेंस स्केलर है कि वेक्टर है। तो स्केलर में हमने 4 ही याद की थी। तो डिस्टेंस मैंने आपको स्केलर क्वांटिटी लिखवाया था, अदिश राशि, और टाइम भी मैंने क्या लिखवाया था आपको? स्केलर। तो और किसी फॉर्मूले में 2 चीजें हो, ऊपर नीचे हो, चाहे मल्टीप्लाई में हो, उन दोनों को बड़े ध्यान से देखो। ये डिस्टेंस भी स्केलर है, टाइम भी स्केलर। अगर दोनों ही क्वांटिटी स्केलर हैं तो जिसका फॉर्मूला बनेगा वो भी स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि ही होगा। अगर 2 में से यहां पे एक वेक्टर एक सदिश राशि होता तो फिर ये वेक्टर बन जाता। तो किसी फॉर्मूले में अगर 2 क्वांटिटी हैं, अगर दोनों के दोनों स्केलर अदिश हैं तो जिसका फॉर्मूला वो भी स्केलर। 2 में से अगर एक वेक्टर एक सदिश है तो जिसका फॉर्मूला वो वेक्टर बन जाएगा। अगर दोनों ही वेक्टर हो तो क्या होगा, हम पढ़ेंगे कम से कम 7-8 क्लास के बाद। अभी इतना ध्यान रखेंगे, अगर 2 में से एक वेक्टर होगा तो वेक्टर बनेगा, दोनों स्केलर तो स्केलर। तो स्पीड क्या है? दूरी बटे समय, दोनों ही स्केलर क्वांटिटी है, यानी स्पीड भी एक स्केलर क्वांटिटी है, अदिश राशि। यानी स्पीड केवल आपको यह बताएगी कोई वस्तु कितना तेज भाग रही है और वो किस डायरेक्शन में भाग रही है, ये नहीं बताएगी। तो किसी वस्तु की चाल हमें बताती है वस्तु कितना तेज चल रही है, वो किस दिशा में चल रही है नहीं बताएगी, क्योंकि स्केलर क्वांटिटी अदिश राशि है। ये आपको डायरेक्शन के बारे में कोई जानकारी नहीं देगी। ठीक है, अच्छा। दूसरी चीज, अभी जब आपको बात कि जो एवरेज स्पीड है वो है दूरी बटे समय, और मैंने आपसे कहा कि एवरेज स्पीड जब आप निकाल रहे हैं तो ये आपको केवल ये बता रहा है कि जैसे आप दिल्ली से आगरा वाला केस हमने लिया था कि आप दिल्ली से आगरा तक जा रहे हैं तो पूरी यात्रा के दौरान आपकी एवरेज स्पीड 60 की आई, 60 की। ठीक है, लेकिन अगर मान लो बेटा आप दिल्ली से आगरा जा रहे हो, चलते 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 अचानक जैसे आप यहां पहुंचे और अचानक आपका मन ये किया कि यार इस समय मेरी गाड़ी की स्पीड कितनी है, मुझे एवरेज नहीं चाहिए कि पूरी दूरी को पूरे समय से भाग कर दो। आप गाड़ी चला रहे हैं, चलाते चलाते अचानक से मन किया इस समय स्पीड क्या है, इस टाइम। तो आप क्या करो, आपकी गाड़ी में एक स्पीडोमीटर होता है, उसमें झांक के देखना, अगर स्पीडोमीटर की सुई 90 पे है तो उस समय आपकी गाड़ी की स्पीड 90 है, हल्के से ब्रेक लेना, तुरंत स्पीड 80 आ जाएगी, थोड़ा एक्सेलरेट करना 110 हो जाएगी। तो आपकी गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है
उसकी जो सुई है वो आपको बताती है इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्षणिक चाल, यानी जिस क्षण आपने झांक कर देखा उस क्षण गाड़ी की स्पीड क्या है। तो अगर आपको गाड़ी चलाते चलाते किसी पॉइंट पर मन करे ये पता करने का कि इस मोमेंट पर मेरी गाड़ी की स्पीड क्या है, वो स्पीड आपको स्पीडोमीटर देगा। लेकिन पूरी यात्रा के दौरान आपकी एक एवरेज स्पीड निकल के क्या आई, वो केवल आप फॉर्मूले की हेल्प से निकाल सकते हैं कि पूरी दूरी को पूरे समय से भाग कर दो। तो यहाँ पे एक बात समझना, पेपर में क्वेश्चन आया हुआ है कि गाड़ी का जो स्पीडोमीटर है वो हमें कौन सी वाली स्पीड बताता है। तो गाड़ी का स्पीडोमीटर हमें बताता है क्षणिक चाल, जिस क्षण हमने झांक के देखा तो उस समय स्पीड क्या थी। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्षणिक चाल। तो इंस्टेंटेनियस स्पीड, क्षणिक चाल कौन बताएगा बेटा हमें, ये बताएगा गाड़ी का स्पीडोमीटर। स्पीडोमीटर, ठीक है। अच्छा, एक हमारी गाड़ी में बेटा होता है, एक मीटर और होता है हमारी गाड़ी में, ठीक है। एक हमारी गाड़ी में एक ओडोमीटर होता है, ओडोमीटर। वो आपको बताता है कि आपकी गाड़ी आज तक टोटल कितने किलोमीटर चल चुकी है। तो आपने देखा हो ना, कई बार हम कहते हैं कि हमारी बाइक 20,000 किलोमीटर चल चुकी है, गाड़ी 1,00,000 किलोमीटर चल चुकी है। तो गाड़ी का वो मीटर जो ये बता दे गाड़ी आज तक टोटल कुल कितनी दूरी तय कर चुकी है, उसे हम कहते हैं ओडोमीटर। तो यहाँ पे लिखेंगे कि गाड़ी में टोटल डिस्टेंस कितनी चली गई है, टोटल दूरी कितनी तय की गई है। ये टेक्नीशियन के पेपर में भी आया था एक सेट में, तो टोटल दूरी कितनी तय की गई है वो हमें बताता ओडोमीटर। तो हिंदी इंग्लिश में नाम सेम ही है। स्पीडोमीटर याद रखना कौन सी चाल बताएगा, क्षणिक चाल। और कुल चली गई दूरी ये हमें बताएगा ओडोमीटर, कुल चली गई दूरी। तो अगर आपके पास बाइक या गाड़ी हो आज, उसमें देखना कि गाड़ी टोटल कितना किलोमीटर चल चुकी है, वो ओडोमीटर से पता चलेगा। गाड़ी चलते 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 अचानक से अगर आपने झांक के देखा स्पीडोमीटर में, तो जो स्पीड आएगी वो क्षणिक चाल आएगी। एवरेज स्पीड निकालनी है तो दूरी बटे समय से निकलेगी, ठीक है। अच्छा, दूसरी चीज एक बात और यहाँ पे और देखेंगे आप कि एक बात बताओ, जैसे मान लो मैं दिल्ली से हरिद्वार गया, तो मेरी स्पीड कभी 70 चल रही है, कभी मैं 40 पे चल रहा हूं, कभी 100 पे भाग रहा हूं, कभी चल ही नहीं रहा हूं, ढाबे पर रुक गया, कभी 20 की स्पीड, कभी 110 की स्पीड, कभी 90 की, कभी 20 की। तो मेरी एवरेज स्पीड निकल के आई मान लो कि 65 किलोमीटर पर घंटा, एवरेज आई 65। लेकिन इंस्टेंटेनियस क्षणिक चाल कभी 110 भी थी, कभी 20 भी थी, कभी 0 भी थी, कभी 50 भी थी। तो क्या कभी ऐसा हो सकता है कि आप एक जगह से दूसरी जगह जाओ और आपकी जो एवरेज स्पीड हो वही आपकी इंस्टेंटेनियस क्षणिक चाल हो, यानी आपकी क्षणिक चाल, जिस भी क्षण आप झांक कर देखो क्षणिक चाल हमेशा सेम ही दिखे और एवरेज स्पीड निकालने वो भी सेम ही हो। क्या कभी ऐसा हो सकता है कि एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस स्पीड दोनों सेम ही हो, ठीक है। हाँ, वो बताता है नवीन की रोटेशन पर मिनट कितने हो रहे हैं। देखो, अगर आपकी बेटा स्पीड, अगर आपकी जो गाड़ी है, आपकी जो कार है, बाइक है, वो अगर, हाँ वेलोसिटी बताएंगे आगे, अभी तो स्पीड तो पढ़ ले भाई। दीपक तिवारी जी। हम्म ये बच्चा कह रहा है नॉट पॉसिबल। बेटा बिल्कुल हो सकता है। देखो, आप जिस कार में, जिस बाइक पे बैठे हैं, अगर वो बाइक एक यूनिफॉर्म स्पीड से एक समान चाल से चले, मान लो आपकी गाड़ी जो है एक समान चाल से चल रही है, मान लो कि आपकी गाड़ी हाईवे पे है और आपकी गाड़ी लगातार 60 की स्पीड से चल रही है, तो जब भी आप स्पीडोमीटर में झांक के देखेंगे आपकी गाड़ी की स्पीड तो एक समान है, आपको लगातार 60 ही दिखेगा। जब आपकी गाड़ी 60 की स्पीड से भाग रही है लगातार, ना स्पीड कम कर रहे हैं ना ज्यादा कर रहे हैं, तो जब भी स्पीडोमीटर में झांक के देखोगे 60 ही आएगा। अब जब ना स्पीड 60 से कम हुई ना 60 से ज्यादा हुई, तो एवरेज भी तो 60 ही आएगी। तो क्षणिक चाल और एवरेज स्पीड दोनों एक ही हो सकती है, केवल कब, अगर आपकी गाड़ी एक समान चाल से चले। अगर कोई वस्तु यूनिफॉर्म मोशन में हो, एक समान चाल से चल रही हो, तो उसकी एवरेज स्पीड वही होगी जो उसकी क्षणिक चाल है, ठीक है। यहां पर लिखेंगे हम इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, एक समान गति की स्थिति में, इन केस ऑफ यूनिफॉर्म मोशन, अगर बेटा यूनिफॉर्म मोशन है, वस्तु एक ही चाल से भाग रही है, तो जो एवरेज स्पीड होगी, जो औसत चाल होगी, और जो इंस्टेंटेनियस स्पीड होगी, क्षणिक चाल, वो हमेशा सेम होंगी। इंस्टेंटेनियस स्पीड, औसत चाल और क्षणिक चाल, ये दोनों कैसे होंगे, सेम। ये केवल तभी सेम हो सकती हैं अगर वस्तु एक समान चाल से चल रही हो, अदरवाइज कभी ऐसा नहीं होगा, ठीक है। देखो, एक बच्चा कह रहा है जी मोती कुएं में ऐसा होता है, अगर वो जो बाइक घूम रही है, अगर कोई भी बाइक चल रही है, अगर वो एक ही स्पीड मेंटेन करे, ना स्पीड हल्की सी कम हो ना ज्यादा हो, तभी ऐसा होगा। हालांकि प्रैक्टिकल लाइफ में बिल्कुल एक ही स्पीड बनाए रखना बड़ा मुश्किल काम होता है, हल्की फुल्की स्पीड में वेरिएशन रहता ही है। हाँ, अगर बिल्कुल एक ही स्पीड आपको बनाए रखनी है, इसके लिए आप एक काम कर सकते हैं, आप एक्सप्रेसवे पे जाओ, जो बड़े लंबे चौड़े एक्सप्रेसवे बन रहे हैं ना आजकल भारत में, उन पे जाओ और आपकी जैसे गाड़ी चल रही है गाड़ी मान लो 80 की स्पीड पहुंची,
या 60 पे पहुंची, तो जो गाड़ियां होती है फोर व्हीलर, उनमें एक वो होता है क्रूज कंट्रोल। क्रूज कंट्रोल में क्या करेंगे कि आप अपनी गाड़ी को 60 पे फिक्स कर दो, तो वो लगातार 60 पे चलती रहेगी, आपको एक्सेलरेटर पे पैर रखने की जरूरत नहीं है, तो फिर आपकी गाड़ी क्या करेगी, एक ही स्पीड पे चलेगी। लेकिन ऐसा आप थोड़ी बहुत देर के लिए ही कर सकते हैं, वरना कोई ना कोई गाड़ी आपकी लाइन में आई जाएगी, आपको स्पीड थोड़ी बहुत कम करनी ही पड़ेगी। तो डेली लाइफ में थोड़ा सा ऐसा मुश्किल होता है कि आप लगातार एक ही स्पीड से चल रहे हो, और खासतौर से गली मोहल्ले में, शहर में तो बहुत ही मुश्किल है। अपने शहर में चल रहे हैं आप, कभी कोई आ जाएगा, कभी कोई आ जाएगा, कभी गधा घोड़ा आ जाएगा सड़क पे, कभी स्पीड ब्रेकर आ जाएगा, तो आपको स्पीड कम ज्यादा करनी पड़ेगी। तो ये थोड़ा सा प्रैक्टिकल लाइफ में मुश्किल केस होता है, ठीक है। अब यहां पर एक मैं आपसे ग्राफ पूछ रहा हूं, इसका आंसर आप मुझे देंगे। ये बताओ, एक ग्राफ मैं आपके सामने बना रहा हूं, बेटा यहाँ पे एक्स एक्सिस, यहाँ पे वाई, यहाँ पे लिख रहा हूं मैं टाइम, समय। तो पिछली क्लास आपने कितने ध्यान से ली है, खासतौर से पहली क्लास, अभी मुझे पता चल जाएगा। आप रट्टू तोता हैं, ये थोड़ा चीजों को समझने की कोशिश करते हैं। एक ग्राफ मैंने आपके सामने बना रहा हूं, कोई बच्चा बताएगा कि इस ग्राफ को देखकर आपको क्या जानकारी मिल रही है। एक वस्तु की स्पीड और टाइम के लिए ग्राफ मैंने बनाया है, आप इसका आंसर देंगे। एक बच्चा जो है अपना मोबाइल नंबर क्यों लिख रहा है भाई कमेंट बॉक्स में? गोविंद ठाकुर, इसके लिए आप 10 बजे के बाद, 10-11 बजे के बाद कॉल सेंटर पे कॉल करना, वो बताएंगे आपको, ठीक है, क्या प्रोसीजर है इसका। प्रोसीजर जो भी होगा वो बता देंगे। बहुत अच्छा आंसर मेरे पास में आया, सुबह, राहुल, सोनू, लोकेश, बिट्टू, मजा आ गया देखकर, शुभांकर, प्रद्युमन, मुकेश, सोविक। एक अंश गुप्ता का गलत है ये, बाकी पूरी क्लास का, कुलदीप का, लोकेश का, सबका सही है। बेटा मैंने आपको कितनी बार कहा था, पहली क्लास में मैंने आपको बताया था कि जब भी ऐसी आपको लाइन दिखे, इसे रेस्ट का ग्राफ नहीं समझना, ये विराम अवस्था का ग्राफ तब होता अगर यहाँ पे पोजीशन लिखा होता, स्थिति और समय का ग्राफ होता। अब ये स्पीड और टाइम का ग्राफ है। मैंने कहा था जब भी कोई ग्राफ दिखे आपको प्रोसीजर फॉलो करना है कि आप उसमें जो लाइन दिखेगी उसमें 2 पॉइंट ले लो। अब जो पहले वाला पॉइंट है, पहला पॉइंट, उससे एक लाइन डाल देंगे सीधे एक्स एक्सिस पे, एक डाल देंगे वाई पे। जो दूसरा पॉइंट है उसे एक लाइन डाल देंगे एक्स पे, एक डाल देंगे वाई पे। तो मैंने क्या देखा, अगर आप बड़े ध्यान से देखेंगे यहाँ पे, तो मुझे साफ साफ दिख रहा है कि एक्स एक्सिस पे लिखा है टाइम, तो यहाँ पे 2 कट लगे, यानी कि टाइम तो बदल गया, 2 से 3 बज गए। लेकिन वाई पे लिखा है स्पीड, यहाँ तो एक ही कट है, यानी स्पीड नहीं बदल रही। 2 बजे जो स्पीड थी गाड़ी की, वही स्पीड 3 बजे भी है। यानी ये आपको बता रहा है एक समान चाल के बारे में कि यूनिफॉर्म स्पीड है, एक समान चाल, या कॉन्स्टेंट स्पीड, नियत चाल भी कह सकते हैं आप इसे। तो ये एक समान चाल का ग्राफ है ये। बेटा एक ग्राफ रेस्ट विराम अवस्था का तब होता अगर यहां पर मैं पोजीशन लिख देता, स्थिति, तो फिर क्या बनता कि टाइम तो बदल रहा है लेकिन पोजीशन नहीं बदल रही। आप 2 बजे जहां पर है 3 बजे भी वहीं पे है, तो ये ग्राफ रेस्ट का होता, रुका हुआ। लेकिन अब तो ग्राफ क्या है, एक समान स्पीड का है, ऑब्जेक्ट भाग रहा है। एक बच्चा कह रहा है कि स्पीड बदल रही है टाइम के सापेक्ष, बेटा स्पीड नहीं बदल रही। देखो बहुत सारे धुरंधर क्या करते हैं, वो ऐसे करते हैं, ये स्पीड देखिए यहाँ पे कहेंगे से सर स्पीड लगातार बढ़ रही है। अरे स्पीड नहीं बढ़ रही है, जो आप ऐसे बढ़ रहे हो ये आपने स्पीड तो फिक्स कर दी, यानी आपकी स्पीड फिक्स है। ये तो आप जब ऐसे बढ़ रहे हो टाइम चेंज हो रहा है, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गया, 5 बज गया, 6 बज गए। ये एक समान चाल का ग्राफ है, स्पीड थोड़ी ना बढ़ रही है। एक बच्चा कह रहा है जी स्पीड लगातार बढ़ रही है, ये कह रहा है जी रेस्ट का ग्राफ है। कितना आसान तरीका मैंने बताया था। मैंने कहा था कि जब भी ग्राफ आपको दिखे तो आपको फील लेकर आंसर नहीं देना कि ये वाला ऑप्शन अच्छा लग रहा है। आपने क्या करना है, ग्राफ में जहां पर भी आपको लाइन दिखे उस पर 2 पॉइंट ले लो। पहले पॉइंट से एक लाइन एक्स एक्सिस पे, एक वाई पे, दूसरे से एक एक्स पे, एक वाई पे। आप देखो एक्स पे लिखा है टाइम, तो 2 कट लग रहे हैं कि टाइम बदल गया, 1 से 2 बज गया। लेकिन यहाँ पे तो एक ही कट है, यानी जो स्पीड 1 बजे थी वही स्पीड कितनी बजे है, 2 बजे भी है। तो एक समान चाल का ग्राफ है ये, यानी आपकी स्पीड वेरी नहीं कर रही है, जो आपकी स्पीड थी वही की वही है। यानी यहाँ पे एवरेज स्पीड और इंस्टेंटेनियस औसत चाल, क्षणिक चाल सेम ही आएंगी, ठीक है। एक कह रहा है कि सर इसमें टाइम बदल रहा है बट स्पीड सेम है। अब आप बोले कि स्पीड कांस्टेंट नहीं रख सकते। भाई कितने कैसे कैसे बच्चे हैं क्लास में, क्या करें इनका हम? एक से एक धुरंधर है क्लास में। तिवारी जी लग रहा है तुम्हारा एलपी तभी नहीं निकला है। अरे मैंने कहा था कि डेली लाइफ में ऐसा होता है कि प्रैक्टिकली ऐसा थोड़ा सा मुश्किल होता है कि हम स्पीड को कांस्टेंट बनाए रखें। और डेली लाइफ की बात कर रहा था मैं। अभी जो ग्राफ बता रहा हूं वो बताओ। कह रहा जी आप तो ऐसे कह रहे थे। कह रहा अरे समय तो बदल ही रहा है। समय तो बदलेगा, समय थोड़ा ना रुकता है किसी के लिए। समय तो आज तक रुका है? खुसरुद्दीन किसी के लिए कह रहा है जी समय तो बदल रहा है। भाई समय तो बदलेगा ही। मैं कह रहा हूं समय बदल रहा है। 1 से 2 बज गया, 2 से 3 बज गया, 4 बज गए, 5 बज गए, 6 बज गए। लगातार टाइम चेंज हो रहा है लेकिन स्पीड नहीं बदल रही। आपकी गाड़ी जो है लगातार उतनी स्पीड से चलती जा रही है, या कोई वस्तु उतनी स्पीड से चलती जा रही है। तो 1 बजे भी वही स्पीड थी, 2 बजे भी वही है, 3 भी वही है, 4 भी वही है, 5 भी वही, यानी कि वस्तु एक समान चाल से चल रही है। ये नहीं समझ में आ रहा तुम्हें? भाई समय आज तक केवल एक बार रुका है। कब? जब भगवान कृष्ण ने महाभारत में गीता का ज्ञान दिया अर्जुन को, केवल तब समय रुका आज तक। वरना समय कभी रुकता नहीं है किसी के लिए। पता ही नहीं पता तुम्हें कि जिस समय भगवान कृष्ण गीता का ज्ञान दे रहे थे उस समय टाइम रुक गया था।
बस केवल कृष्ण और भगवान कृष्ण के बीच में संवाद चल रहा था। एक कह रहा है जी टाइम तो बदल ही रहा है। कस्टमर केयर नंबर होम पेज पे जो पोस्टर लगे होते हैं उन पर लिखा होता है कोने में, वहां मिलेगा। चलो अब अगले पे आते हैं। अब एक क्वेश्चन मैं आपसे पूछूंगा, इसका आंसर आपको देना है ध्यान से। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है। बेटा डिस्टेंस लिखा है इधर मैंने दूरी, इधर लिख रहा हूं मैं टाइम समय। इससे बेटा क्वेश्चन आने की बहुत प्रबल संभावना होती है, जो अभी मैं ग्राफ बता रहा हूं ना आपको, तो ध्यान से देखना। बेटा दूरी और समय के बीच में ग्राफ है, समय के साथ कैसे कैसे दूरी तय की जा रही है। तो तीन कार के लिए, तीन कार है ए बी सी, उनके लिए मैं ग्राफ बना रहा हूं। ये मेरे पास में है कार ए, ये है कार बी, ये है कार सी। तो इस ग्राफ को देख के बताओ, दूरी समय का ग्राफ है कार ए बी सी के लिए। ये आपको बताना है कि कौन सी कार सबसे तेज भाग रही है, विच कार इज मूविंग फास्ट, विच कार इज मूविंग फास्टेस्ट, कौन सी कार सबसे तेज चल रही है, आपको ग्राफ को देखकर ये बताना है। अभी कॉल नहीं जाएगा भाई, 7:45 चला जाएगा। जो लोग फोन उठाते हैं वो 10 बजे के बाद आएंगे ऑफिस में, है? 10 बजे के बाद करना, ये आपके लिए 24 घंटे अवेलेबल रहेंगे वो। एक रजनीश का गलत है, बाकी जितने बच्चे कार ए लिख रहे हैं सबका सही है। बेटा देखो, इस क्वेश्चन करने के दो तरीके हैं। सबसे पहला तरीका क्या है, अगर मैं आपसे कह रहा हूं कि तीन कारें ए बी सी, इनमें से कौन तेज भाग रही है, अगर मान लो ग्राफ ना हो, मैं कह दूं कि तीन बच्चे हैं, एक बच्चे का नाम है राहुल, एक का ऋत्विक, एक का गोपाल कुमार। तो राहुल ऋत्विक गोपाल में से कौन तेज भागेगा, हम कैसे डिसाइड करेंगे। मान लो कि हमने तीनों को एक एक मिनट भागने के लिए दिया, तो उस एक मिनट में जो ज्यादा दूर तक चला जाएगा यानी कि वो तेज भाग रहा है। तब क्या करो, अगर आपको कार एबीसी में पता करना कि कौन सी कार तेज चल रही है, अब देखो कि सेम टाइम में कौन ज्यादा दूर चली जाएगी। तो बेटा यहां से टाइम स्टार्ट हुआ, यहाँ पे आपने ठीक 1 घंटे के बाद टाइम फिक्स कर लो। अब देखो कि यहाँ 0 से स्टार्ट किया, 1 घंटे के बाद देखते हैं कौन सी कार ज्यादा दूर चली गई। अब देखो जो 1 घंटे के बाद जो कार सी है, थोड़ा कलर चेंज कर लेते हैं। 1 घंटे के बाद जो बेटा कार सी है, ये कार सी, बेटा 1 घंटे के बाद इसने कितनी दूरी तय की, वाई एक्सिस में लिखा डिस्टेंस, तो कार ए ने 1 घंटे के अंदर इतनी दूरी तय की है, केवल इतनी दूरी। लेकिन ठीक इसी 1 घंटे में जो कार बी है, इसी 1 घंटे में इसने इतनी अधिक दूरी तय कर ली, यहां तक चला गया ये। लेकिन ठीक इसी 1 घंटे के अंदर जो कार ए है, इसने इतनी अधिक दूरी तय कर ली। यानी सेम समय में यहां से स्टार्ट किया, ठीक 1 घंटे के बाद मैंने चेक किया, तो 1 घंटे के बाद कार सी तो यहां तक ही जा पाई, इतनी दूरी तय की। उसी 1 घंटे में कार बी ने इतनी डिस्टेंस ट्रेवल कर ली, और इसने कार ए ने, भाई डिस्टेंस कहां लिखा वाई एक्सिस पे, तो इसने एक सी ने इतनी दूरी तय की, बी ने यहां तक की और ए ने यहां तक की। यानी इन तीनों में सबसे फास्ट चल रही है कार ए। तो किस कार की स्पीड सबसे ज्यादा है, हम बोलेंगे कार ए सबसे फास्ट मूव कर रही है। ये इस क्वेश्चन को करने का एक तरीका और है जो पेपर के लिए ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अभिनंदन शर्मा अगर नहीं है तब नहीं है भाई, क्या कर सकते हैं उसकी, अब तो मिलेगी भी नहीं, वो डिलीट हो गई हमारे से। अब दूसरे बेटा एक तरीका क्या है, अगर आपके पास में डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हो, तो आप ये देखो जो भी आपको कर्व, जो भी आपको लाइन दिखाई दे, आप एक काम करो, ये देख लो, अगर आप बड़े ध्यान से अगर आप देखेंगे कि जो कार सी है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ है, ग्राफ अगर आपके पास हो दूरी और समय का, उसमें जो आपको लाइन दिखे, उसमें आप देखना जो कार सी है, इसका जो स्लोप है, इसकी जो ढाल है, स्लोप यानी कि इसका जो झुकाव है, तो उसका बेटा एक्स एक्सिस के साथ झुकाव कम है। जो कार बी है इसका स्लोप ज्यादा है, और कार जो ए है इसका स्लोप तो और भी ज्यादा है। तो बेटा डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ अगर आपके पास में है, तो जिस लाइन का स्लोप ज्यादा होगा उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा। तो दूरी और समय का ग्राफ अगर आपके पास में हो, तो बस आप स्लोप चेक करो, ढाल चेक करो, झुकाव चेक करो कि जो लाइन ज्यादा एंगल पे झुकी हुई है, ज्यादा कोण पर है, उसके लिए स्पीड क्या होगी, ज्यादा। अगर आप खुद देखो, भाई जो कार सीएस का स्लोप कम है, इसका ज्यादा, इसका और भी ज्यादा। अगर आपको मैं कहूं कि इस पहाड़ पे चढ़ना, इस वाले पहाड़ पे, इस वाले पहाड़ पे, तो चलने में दिक्कत कहां आएगी, आप कहेंगे सर इस वाले पे, होती बिल्कुल खड़ा पहाड़ है ये, यानी इसका स्लोप ज्यादा है, तो इसका स्लोप ज्यादा होगा, उसकी स्पीड क्या होगी, ज्यादा। तो कई बार पेपर में पूछता है हमारे से वो कि डिस्टेंस और टाइम का अगर ग्राफ है, तो उस ग्राफ में जो लाइन है उसका स्लोप मुझे क्या देगा, उसके अंदर जो कर्व है, जो लाइन है, उसका स्लोप, उसकी ढाल मुझे देगी स्पीड। तो जितना ज्यादा स्लोप होगा, स्पीड क्या होगी उतनी ही ज्यादा। तो स्लोप ज्यादा होगा तो स्पीड भी ज्यादा बनेगी। तो जिस लाइन का स्लोप ज्यादा, ढाल ज्यादा, उसकी स्पीड, उसकी चाल भी कैसी होगी, ज्यादा। तो ढाल ज्यादा तो चाल भी ज्यादा। यहां पर लिखेंगे हम द स्लोप ऑफ, द स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ कर्व गिव्स स्पीड ऑफ ऑब्जेक्ट। हिंदी में लिखेंगे दूरी समय ग्राफ के, दूरी समय, दूरी समय ग्राफ के
वक्र की ढाल, वक्र यानी कि जो भी लाइन वगैरह जो भी उसके अंदर है, वक्र की ढाल चाल देती है। बेटा ये पॉइंट याद रखना है कि डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है तो स्लोप से क्या मिलेगा, ठीक है, ध्यान रखना है इस बात को। चलो अब आपसे क्वेश्चन हम पूछते हैं पीडीएफ की हेल्प से, ताकि आपको पता चले कि लैंग्वेज किस टाइप की रहेगी क्वेश्चन की ना। तो सबसे पहले तो एक काम करते हैं, शुरुआत करते हैं ज्यादा आसान क्वेश्चन से। ये करो, क्वेश्चन का नंबर जो लिखना भाई सभी, ललित, राहुल, मनीष, इंदिरा सिंह, मधुसूदन त्रिवेदी। क्लास के अंदर ऐप में क्लास डाउनलोड नहीं हो रहा है, हो जाएगा, 5-7 दिन वेट कर लो, अभी काम चल रहा है। एक कह रहा व्हाट इज स्पीड, चाल क्या है। एक कह रहा कि इट इज द डिस्टेंस कवर्ड बाय एन ऑब्जेक्ट इन ए यूनिट टाइम, एकांक समय में या इकाई समय में तय की गई दूरी, बिल्कुल सही है। और एक चीज बताओ, अगर मैं कह रहा हूं कि एक वस्तु की स्पीड जो है वो 30 किलोमीटर पर घंटा है, इसका मतलब आप क्या कहना चाह रहे हो कि 30 किलोमीटर पर घंटा लगेगी एक घंटे में, यानी कि इकाई समय में एक घंटे में कितना दूर जाएगी 30 किलोमीटर। स्पीड कितनी है, मान लो मैंने कह दिया 90 किलोमीटर पर घंटा, यानी एक घंटे में कितना जाएगी 90 किलोमीटर। तो इकाई समय में, एकांक समय में कोई वस्तु कितना दूरी तय करती है, वही तो स्पीड है। वेलोसिटी तो मैंने आपको अभी बताया नहीं, फोर्स का जिक्र नहीं किया, एक्सेलरेशन का भी जिक्र ही नहीं किया। पांचवे का आंसर आएगा ए। तो अगर मैं कह रहा हूं कि स्पीड 16 मीटर पर सेकंड है, यानी कि आप एक सेकंड में 16 मीटर जा रहे हैं, तो आप इकाई समय में यानी प्रत्येक सेकंड या प्रत्येक मिनट या प्रत्येक घंटा आप कितना दूर जा रहे हैं, वही तो आपकी स्पीड है, ठीक है। तो ये क्वेश्चन आसान था, ये करना। क्वेश्चन नंबर 30 कह रहा है कि यदि कोई पिंड, पहले क्या था 5 से सीधा 30 आ गया, यदि कोई पिंड त्रिज्या आर के वर्ताकार पथ का एक चक्कर लगाने में t सेकंड लेता है तो चाल भी इस प्रकार दी जाती है। देखते हैं कौन बताएगा। क्वेश्चन नंबर 30 करो। क्वेश्चन नंबर जो लिखना भाई, सतीश, कोमल, रघुवेंद्रा। क्वेश्चन का नंबर नहीं लिख रहे आप, ये बैच बिल्कुल जब क्वेश्चन पूछेंगे उसका आंसर, क्वेरी ऑफिस मत बनाओ इसे क्लास को। खुसरुद्दीन, दीपक, भाई वीरेंद्रा करते रहो भाई, क्वेश्चन का नंबर जो लिखेंगे। देखो बेटा इसने कहा कि एक पिंड जो है आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ पर, ये सेंटर है ओ और त्रिज्या कितनी है आर। तो कह रहा है कि कोई पिंड जो है आर त्रिज्या के वर्ताकार पथ का एक चक्कर टी सेकंड में लगाता है, तो इसकी चाल भी किस प्रकार देंगे। बी स्पीड क्या होती है, डिस्टेंस अपॉन टाइम, दूरी बटे समय। अब एक चीज बताओ, अगर कोई पिंड जब चक्कर काटेगा किसी सर्कल पे, वृत्त पे, तो मैंने बताया था दूरी क्या होती है, रास्ते की लंबाई। तो अगर कोई पिंड वृत्त पे चक्कर लगाएगा तो चली गई दूरी कितनी होगी, टोटल दूरी बनेगी 2 पाई आर। समय कितना ले रहा है वो टी, तो 2 पाई आर बाई टी, यानी कि सी ऑप्शन हो गया इसका आंसर। तो हमने जब डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट आपको बताया था, दूरी विस्थापन, तब आपको दूरी निकालना बताया था ना कि दूरी होती है रास्ते की लंबाई। तो सर्कल पे कंप्लीट चक्कर चलेंगे तो चली गई दूरी कितनी बताई थी मैंने आपको, कि चली गई दूरी जो होती है वो 2 पाई आर के बराबर होती है, 2 पाई आर। तो हमारा आंसर बन जाएगा इसका ऑप्शन, ठीक है। अगले बात है, ये करना। ऐसा क्वेश्चन मैंने अभी आपको कराया है, अब आपको ध्यान से करना है। ये भाई कुछ बच्चे ऐसे हैं क्लास में, ये पेपर में क्या करके आएंगे, जब मैंने आपको बार बार एक डायरेक्शन आपको बताई जा रही है कि आपको क्वेश्चन का नंबर साथ में लिखना है, तब भी मूर्खों की तरह सी सी लिख रहे हैं, बी बी लिख रहे हैं। पहले क्वेश्चन का नंबर लिखेंगे, उसके आगे ए बी सी डी लिखना है। आप यही फॉलो नहीं कर रहे हो बात पेपर तक, तो क्या ही करोगे। क्वेश्चन नंबर 10 का आंसर दो। 4 कार एबीसीडी एक समान एक समतल सड़क पर चल रही है, उनकी दूरी बनाम समय ग्राफ आसन चित्र में दिखाया गया है, चूज द करेक्ट स्टेटमेंट। तो 4 कार है एबीसीडी, तो कह रहा है कि कार ए जो है फास्टर है डी से, ए कह रहा है कि बी स्लो है, डी क्या है फास्टर है सी से, सी है स्लोएस्ट। क्या आंसर होगा इसका। बेटा आपने देखा कि आपके पास दूरी समय का ग्राफ है, डिस्टेंस और टाइम का, दूरी बनाम समय ग्राफ, और मैंने आपको बताया था ना, इसे लिखा ना यहाँ पे, ये दूरी और बनाम समय, जो चीज पहले लिखेगा वो वाई एक्सिस पे लिखी होती है, जो बाद में वो एक्स पे लिखी होती है। बट आपको पता है कि दूरी समय ग्राफ है तो उसका स्लोप देख लो, तो कार बी का स्लोप सबसे कम है, तो कार बी सबसे स्लो होगी और कार सी सबसे फास्ट होगी। तो सबसे फास्ट सी है, उससे धीरे डी, उससे धीरे ए, सबसे धीरे बी, तो बी इज द स्लोएस्ट, यानी आंसर क्या बनेगा इसका, बी ऑप्शन। तो कार बी है जो स्लोएस्ट है, सबका ठीक है ये। अगले पे आ जाओ, कह रहा है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, तो दूरी समय ग्राफ की ढलान क्या देती है। तो अगर मेरे पास डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ हो, उसका स्लोप निकालेंगे, तो अभी हमने क्या पढ़ा कि स्पीड मिलेगी, स्लोप ज्यादा तो स्पीड ज्यादा, स्लोप कम तो स्पीड कम। और वही चीज हमने यहाँ पे भी अप्लाई की है कि डिस्टेंस टाइम का ग्राफ है, जिसका स्लोप ज्यादा उसकी स्पीड ज्यादा, जिसका स्लोप कम उसकी स्पीड कम। तो क्वेश्चन नंबर 33 भी आपने कर दिया होगा आराम से, है ना। ये क्वेश्चन पिछले वाले क्वेश्चन का भाई है, खाली जगह छोड़कर लिख रहा है कि टाइम ग्राफ शो द स्पीड ऑफ एन ऑब्जेक्ट, खाली जगह समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता। तो चाल कौन दर्शाता है, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ, तो डिस्टेंस आएगा यहाँ पे, दूरी समय ग्राफ किसी वस्तु की चाल दर्शाता है। तो ये आंसर हो गया हमारा, तीसरे का हो गया बी। तो मान के चल रहा हूं मैं कि सारे जो है आप इन्हें अच्छे से कर पा रहे हो।
क्वेश्चन नंबर 12 करना। क्वेश्चन नंबर 12, एस कुमार, बिहारी, राहुल, राम बालक, अजय शर्मा, मनीष कुमार सिंह, कोमल प्रजापति, रवि गौतम, अवधेश यादव, घनश्याम यादव, शशिकांत यादव, अमरेश, कु, गोपाल, कोमल। बढ़िया बढ़िया आंसर दे रहे हैं बच्चे हमें, बहुत बढ़िया। यदि किसी कण का समय विस्थापन ग्राफ, टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ, बेटा ध्यान रखना, टाइम लिखा उसने पहले तो ये वाई एक्सिस पे जाएगा, इस बार टाइम डिस्प्लेसमेंट जाएगा एक्स एक्सिस पे। तो कह रहा है कि हमारे से ये एक्स है, वाई है, ये लिखा है टाइम, ये जरा डिस्प्लेसमेंट, समय विस्थापन। तो कह रहा है कि इफ द टाइम डिस्प्लेसमेंट ग्राफ ऑफ ए पार्टिकल इज पैरेलल टू टाइम एक्सिस, बेटा जो ग्राफ है किसी कण का समय विस्थापन ग्राफ जो है वो समय अक्ष के समानांतर है, यानी ग्राफ है कुछ ऐसे, समय अक्ष के समानांतर। ठीक, तो ये कह रहा है कि समय अक्ष के समानांतर हो तो उसकी वेलोसिटी क्या होगी, कण का वेग। अभी फिलहाल लिखते समझो कि स्पीड ही पूछ रहा है, क्योंकि वेलोसिटी मैंने आपको नहीं बताया, तो अभी सब स्पीड ही मान के चलना। ठीक है, अब यहाँ पे देखना बेटा, तो मेरे पास में समय और विस्थापन का ग्राफ दिया है, तो मैंने आपसे क्या कहा था, आपने करना क्या है, सीधे सीधे 2 पॉइंट ले लो, जो भी लाइन दिखे, पहले पॉइंट से एक लाइन एक्स एक्सिस पे, एक वाई पे, एक एक्स पे, एक वाई पे। तो आपने क्या देखा, वाई पे लिखा टाइम, टाइम तो बदल गया, 2 से 3 बज गए, लेकिन डिस्प्लेसमेंट विस्थापन नहीं बदला, यानी डिस्प्लेसमेंट को समझो पोजीशन नहीं बदली, तो समय बदल रहा है लेकिन पोजीशन नहीं बदल रही। 2 बजे भी डिस्प्लेसमेंट उतना ही था, वहीं थे, और 3 बजे भी वहीं के वहीं हो, यानी कि आपका ऑब्जेक्ट रेस्ट पर है, तो आंसर क्या बनेगा इसका, 0। बहुत सारे बच्चे इसका आंसर लिख रहे हैं इन्फिनाइट, अनंत। बेटा इन्फिनाइट पता कब था ये, अगर आपको ध्यान हो, इन्फिनाइट तब बनेगा अगर मैं यहाँ पे लिखूं टाइम और यहाँ लिखूं पोजीशन, यानी कि डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट पोजीशन एक ही बात है। तो अगर मैं ग्राफ ऐसे बनाऊं तो ये ग्राफ का आंसर तब इन्फिनाइट आया था कि आपने यहाँ पे 2 पॉइंट लिए, लेकिन टाइम तो नहीं बदल रहा है, टाइम वही का वही है, पोजीशन बदल गई। तो एक ही समय पर अगर आप अलग अलग जगह तभी हो सकते हैं अगर आप अनंत चाल से चलें। तो अगर यहाँ पोजीशन है, टाइम है, तभी अनंत आया था स्पीड, लेकिन यहाँ टाइम है, डिस्प्लेसमेंट है, ये रेस्ट का ग्राफ है ये। तो जितने बच्चे रटने वाले बच्चे हैं, जो इसका आंसर ए बताने से रटुत होता है, वो उन्हें 500 बार बता दिया है कि जब भी कोई ग्राफ आए तो उस पर 2 पॉइंट लेकर आप क्रॉस चेक किया करो। तो क्या मत किया करो, लेकिन आप लोग सुनते ही नहीं हो। फिर क्या होते हो, मेरा 1 नंबर से रह गया, मेरा 1.5 नंबर से रह गया, मेरी किस्मत खराब है, मेरी ताई ने कुछ करवा रखा है, मेरी बुआ ने कुछ करवा दिया है ना, पड़ोसी हमारे से जलते हैं, नजर लग गई, फिर इस तरह की हरकतें होती है घर में। ध्यान से सुनेंगे नहीं एक ही बात। भाई हम बताओ उसने क्या लिखा है कि किसी कण का समय विस्थापन ग्राफ, और जो ग्राफ है वो क्या है, समय अक्ष के समानांतर। तो समय तो है लिखा वाई एक्सिस पे, तो ग्राफ जो है समय अक्ष के समानांतर एक लाइन है। अब यहाँ पे 2 पॉइंट ले लो, एक लाइन एक्स पे, एक वाई पे डालेंगे, एक एक्स पे डालेंगे, एक वाई पे डालेंगे। तो समय तो बदल रहा है, यानी कि 2 से 3 बज गए, लेकिन आपकी पोजीशन नहीं बदल रही, आप वहीं के वहीं हैं, यानी कि आप रेस्ट पर हैं, रुके हुए हैं, विराम अवस्था में हैं। बच्चे अगर बुक कब लॉन्च होगी, भाई बुक के ऊपर काम चल रहा है, बुक का काम भाई इतना आसान नहीं है। मुझे लगा था कि बुक जो है अपनी वो जुलाई के फर्स्ट वीक में आ जाएगी, लेकिन टाइपिंग वाइपिंग होने के बाद भी जो टाइपिस्ट वगैरह होते हैं बहुत कुछ ना कुछ एरर, मतलब कुछ ना कुछ कर देते हैं, कहीं पे स्पेस छोड़ा नहीं है, कहीं पे एक लेटर उड़ा दिया, तो उसमें बहुत क्रॉस चेक चल रहा है। 2500 क्वेश्चन है, तो अभी समय लग रहा है जुलाई का एंड ही हो जाएगा, है ना। तो बुक का काम इतना आसान नहीं है जितना हमें लग रहा था। एक तो पहले बहुत टाइम लग गया था, तो सारा काम होने के बाद भी समय लगता है। ये बच्चा कह रहा है लोगों की वजह से क्वेश्चन सही से नहीं दिख रहा है, देखते हैं। अच्छा, पैरेलल टू टाइम एक्सिस, लोगों की वजह से ये हम आपके लिए लो, ठीक है अब दिख रहा है भाई। बट अगर हमारे साथ पढ़ने आए हो तो फिर आपको फिजिक्स समझनी पड़ेगी, ये बात को ध्यान रखना। सिलेबस कराने के लिए बहुत लोग हैं, पता नहीं कितने तरह से अपने स्टूडेंट हैं। तो अगर केवल आपको सिलेबस खत्म करना है तो कहीं से भी कर लो, एक बच्चा कह रहा है सिलेबस कब खत्म होगा। अगर आपको सीखना है फिजिक्स को तो फिर थोड़ा सा पेशेंस के साथ चीजों को समझने की कोशिश करो, है ना, रट्टा मत मारा करो, जो चीज बताई जाए उसे फॉलो करो। अब यहाँ पे लिखेंगे हम वेलोसिटी, वेग, नहीं नहीं वेलोसिटी से पहले अभी ग्राफ का एक टाइप और रह गया है। देखो ये बेटा मेरे पास में ये एक्स एक्सिस है, ये वाई है। भाई अगर आप अच्छे से पढ़ लो ना, यहाँ पे फिजिक्स केमिस्ट्री बायो मैडम से पढ़ लिया आपने, फिजिक्स हमारे से पढ़ ली, जितना हम क्लास में बता रहे हैं वो क्वेश्चन जो बता रहे हैं ना अच्छे से आप समझ लो, तैयार कर लो। और थोड़ी खुद से भी अगर आप IQ सही हो, जीवन में कुछ ना कर पाओ तो अपने क्षेत्र में आप जनरल साइंस पढ़ा सकते हो, मैथ साइंस के टीचर बन सकते हो, इतना भी अगर कर लोगे तो। अब यहाँ पे देखेंगे, ये हमारे पास एक्स एक्सिस वाई है, मैं यहाँ पे लिख रहा हूँ स्पीड चाल
यहाँ लिख रहा हूं मैं टाइम समय। ठीक। तो बेटा एक वस्तु की स्पीड और टाइम का ग्राफ है ये। यहां से इसने स्टार्ट किया, यहाँ पे टाइम कितना है, 0, स्पीड भी 0 है, यानी शुरुआत यहाँ पे रेस्ट पे था, रुका हुआ था। अब जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है उसकी स्पीड भी बदल रही है। तो मान लो कि ये वाला जो पॉइंट है इसके कोरस्पॉन्डिंग पॉइंट ले लो। तो ये मान लो कि यहाँ पे 0 सेकंड से बढ़ते 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 मान लो कि यहाँ पे हो चुके हैं 12 सेकंड, और स्पीड भी 0 से बढ़ते बढ़ते यहाँ पे हो चुकी है 20 मीटर पर सेकंड। तो ये ग्राफ आपको मैंने दिया है स्पीड और टाइम का। तो आपको बताना है कि एक ऑब्जेक्ट है, उसके चाल और समय का ग्राफ है। आपको बताना है कि इस ऑब्जेक्ट ने 12 सेकंड में कितनी दूरी तय की। ठीक है, तो लिखना है फाइंड डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय ऑब्जेक्ट इन 12 सेकंड। वस्तु के द्वारा 12 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात कीजिए। वस्तु के द्वारा 12 सेकंड में चली गई दूरी ज्ञात करनी है। अलार्म बज रहे हो एक तो फोन में। ये समर्पित राहुल का बिल्कुल गलत हो गया है। तो डेली अलार्म बजता है 8 बजे, कैसे बंद करता हूँ ये पता नहीं मैंने कब लगा दिया है, किस जमाने में और क्यों लगाया आज तक हमें नहीं पता। ये रोज 8 बजे बजता है आपकी क्लास में। देखो जितने बच्चे, बेटा एक तो मैंने पूछा कि डिस्टेंस बतानी है आपको 12 सेकंड में, तो बहुत सारे बच्चे वो गलती क्या कर रहे हैं, वो फॉर्मूला क्या लगा रहे हैं। आपने बचपन से फॉर्मूला पढ़ा है, दूरी बराबर चाल गुणा समय, डिस्टेंस इज इक्वल टू स्पीड इनटू टाइम। दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये मैथ के मास्टर आपको फॉर्मूला पढ़ाते हैं, दूरी बराबर चाल गुणा समय। बेटा ये फॉर्मूला आप यहाँ पे जो बच्चे लगा रहे हैं उनका हो रहा है गलत। वो क्या कर रहे हैं कि सर स्पीड कितनी लिख रहे हैं, 20 मीटर पर सेकंड, और टाइम लिख रहे हैं 12 सेकंड का। वो लिख रहे हैं 12 दूनी 24 यानी कि 240 मीटर। इन सबका हो जा रहा है गलत। यहां देखना बड़े ध्यान से। बेटा ये जो फॉर्मूला है ना, दूरी बराबर चाल गुणा समय, ये फॉर्मूला आप केवल और केवल तभी लगा सकते हैं अगर वस्तु आपकी एक ही स्पीड से भाग रही हो। अगर वस्तु की स्पीड ना बदल रही हो, वस्तु एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में भाग रही हो, तब ये फॉर्मूला काम करता है। यानी ये फॉर्मूले के लिए आपकी जो स्पीड है वो नहीं बदलनी चाहिए, ये स्पीड कांस्टेंट रहनी चाहिए। वस्तु अगर एक ही स्पीड से एक ही डायरेक्शन में भाग रही हो तब ये फॉर्मूला काम करेगा, अदरवाइज ये काम नहीं करेगा ये। ठीक है, तो यहाँ पे स्पीड जो होनी चाहिए आपकी वो होनी चाहिए कांस्टेंट। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में देखना भाई आपकी स्पीड कांस्टेंट थोड़ी ना है। स्पीड तो आपकी भाई y एक्सिस पे लिखा है स्पीड तो आपकी 0 थी, बढ़ते 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 20 हो गई। तो जो फॉर्मूला है दूरी बराबर चाल गुणा समय का, आप इसमें स्पीड 20 क्यों लिख रहे हो। स्पीड तो 0 से बढ़ते बढ़ते 20 हुई है, आपने 5 क्यों नहीं लिख दिया, 10 क्यों नहीं लिख दिया, 12 क्यों नहीं लिखा, 14 क्यों नहीं लिखा, 18 क्यों नहीं लिखा, 20 क्यों लिखा आपने। ये बेटा आपकी स्पीड फिक्स नहीं है। अगर ऑब्जेक्ट एक कॉन्स्टेंट स्पीड से चले, एक ही स्पीड से भागे, तभी इस फॉर्मूले को आप लगा सकते हैं। ठीक है, अरे बात समझ में। अब एक बात समझना कि अगर मैं आपसे कहूं कि अगर कोई व्यक्ति एक ही स्पीड से चल रहा हो, या मैथ में आप देखना जब भी टीचर ने वाला फॉर्मूला लगाया मैथ के टीचर ने, हमेशा वहां ट्रेन की स्पीड फिक्स होती है। ये ट्रेन 60 किलोमीटर पर घंटे चल रही है कि 90 किलोमीटर चल रही है कि 12 किलोमीटर पर घंटे चल रही है। अब यहाँ पे स्पीड तो फिक्स नहीं है। अब क्या करें, यहाँ पे एक काम कर सकते हैं आप, दो तरीके हैं इस क्वेश्चन करने के। अगर आपकी बेटा स्पीड जो है अगर वो फिक्स नहीं है तो फिर आप क्या करो, और आपके पास में स्पीड और टाइम का ग्राफ हो तो आप क्या करो, इस ग्राफ में जो आपको लाइन दिख रही है ना, ये लाइन जो भी बनी ग्राफ के अंदर, ये देख लो ये लाइन कितना एरिया कवर कर रही है, इस लाइन के अंदर कितना एरिया आ रहा है। तो आप इस लाइन के अंदर का एरिया निकाल लेंगे ना, वो एरिया आपको चली गई दूरी देगा। अब आप एरिया निकाल लो, एरिया अंडर द कर्व, यानी जो कर्व है ये जो लाइन है इसके अंदर का क्षेत्रफल निकाल लो। वक्र के अंदर का क्षेत्रफल, वक्र यहाँ पे स्ट्रेट लाइन है, वक्र के अंदर का क्षेत्रफल आप निकालेंगे तो बेटा लाइन के अंदर का जो क्षेत्रफल है वो क्या दिख रहा है आपको, आप कहेंगे सर लाइन के अंदर क्षेत्रफल दिख रहा है, त्रिभुज का क्षेत्रफल। त्रिभुज बन रहा है ना, राइट एंगल ट्रायंगल त्रिभुज। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल होता है ट्रायंगल का 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो आधार कितना है, 0 से लेकर 12 सेकंड तक का, तो आधार बना 12 सेकंड का, और हाइट कितनी बन रही है 20 मीटर पर सेकंड की। तो हाइट बन रही है 20 मीटर पर सेकंड, सेकंड से चला गया सेकंड, अरे हाँ, तो 2 से कट करेंगे, 2 6 12, तो 6 दूनी 12 यानी कि 120 मीटर आ जाएगा। यानी कि अगर आपके पास में स्पीड और टाइम का ग्राफ हो बेटा, उस ग्राफ के अंदर का आप एरिया निकाल लो, वो एरिया आपको डिस्टेंस दूरी देता है। डिस्टेंस दूरी, यहाँ पे डिस्टेंस जो आएगी वो 240 नहीं आएगी, 120 मीटर की आएगी। तो कुछ बच्चों ने 120 मीटर लिखा था, उनका एकदम बिल्कुल सही आंसर था। तो एक बात ध्यान रखना है, अगर आपके पास में स्पीड और टाइम का ग्राफ है, आपके पास में चाल और समय का ग्राफ है, तो उसके अंदर का अगर आप क्षेत्रफल निकाल लेंगे तो चली गई दूरी देगा। वो लाइन में आपको लिखा रहा हूं, जैसे पहले क्वेश्चन आया था पेपर में बार बार कि डिस्टेंस और टाइम है तो उसका स्लोप स्पीड देगा, दूरी और समय के ग्राफ का ढाल, डिस्टेंस और टाइम का ग्राफ उसका स्लोप निकालो तो स्पीड मिलेगी, लेकिन स्पीड और टाइम का ग्राफ उसके अंदर का क्षेत्रफल निकालेंगे तो डिस्टेंस मिलेगा। तो लाइनें याद करनी है, यहां पे लिखेंगे इंपोर्टेंट लिखकर, द एरिया
द एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स टोटल ट्रेवल्ड डिस्टेंस। हिंदी में लिखेंगे, चाल समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल, चाल समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल कुल चली गई दूरी देता है। द एरिया अंडर द कर्व ऑफ स्पीड टाइम ग्राफ गिव्स टोटल ट्रेवल डिस्टेंस। ठीक है, पुष्पेंद्र उसके बारे में हमने बता दिया है ना। ठीक है, अच्छा अब दूसरा, एक क्वेश्चन मैं आपसे और पूछ रहा हूं, ये करना ध्यान से। ये बेटा मेरे पास में फिर से स्पीड यानी कि चाल और ये टाइम समय का ग्राफ है। ठीक है, देखो ये बेटा यहाँ पे टाइम है 0 सेकंड, इसके कोरस्पॉन्डिंग टाइम है 10 सेकंड, और यह टाइम है मेरे पास में 16 सेकंड। ठीक, और यहाँ पे स्पीड 0 है, यहाँ पे स्पीड है ये 20 मीटर पर सेकंड की। आपको बताना है कि 16 सेकंड में चली गई कुल दूरी कितनी है। सबसे पहली क्लास देख कर आओ, तुषार शाही बता रखा है कितनी क्लास होंगी टोटल, है ना। टोटल 16 सेकंड में चली गई दूरी बतानी है कितनी होगी। करो ये क्वेश्चन, ये आया मैं अभी 1 सेकंड। अगर भाई आपके पास में स्पीड और टाइम का ग्राफ है, इसके अंदर का क्षेत्रफल अगर आप निकाल लेंगे तो आपकी बात बन जाएगी। तो सबसे पहले देखो, इसमें दो लाइनें हैं, तो एक लाइन तो ये है, पहले इस लाइन के अंदर का क्षेत्रफल देखो कितना आएगा। तो ये लाइन कितना एरिया कवर करेगी, यहाँ पे एक लाइन डाल दो, तो ये लाइन तो इतना एरिया कवर कर लेगी। ये दूसरी लाइन कितना एरिया कवर करेगी, एक पॉइंट यहाँ से मिला दो, ये इतना एरिया कवर करेगी। ठीक है, इस पहले वाले को आप मान लो एरिया A1 से मान लो A2। तो एरिया A1 निकालेंगे अगर आप, क्या होगा, देखो ये वाली लाइन जो है, ये जो एरिया कवर कर रही है ये वाला, ये बेटा कितना, किसका एरिया है, त्रिभुज का। तो त्रिभुज का एरिया होता है 1/2 बेस इंटू हाइट, 1/2 आधार गुणा ऊंचाई। तो बेस कितना है 0 से लेकर 10 सेकंड का, और हाइट कितनी है ये 20 मीटर पर सेकंड की। तो 2 पंजे 10 यानी कितना आ गया, 20 पंजे 100 यानी कि 100 मीटर आ गया। लेकिन A2 निकालेंगे, ये जो लाइन है, ये देखो ये जो क्षेत्रफल ये घेर रही है, ये बेटा किसका क्षेत्रफल है, ये आयत का है, ये रेक्टेंगल है। ये हमेशा देखो हर एक लाइन जो है त्रिभुज नहीं बनाएगी। इस लाइन ने जो एरिया ऑक्यूपाई किया, इस वाली लाइन ने, वो किसका एरिया बना, त्रिभुज का। और ये वाली लाइन जो एरिया घेर रही है वो किसका, रेक्टेंगल का। रेक्टेंगल का एरिया क्या होता है, लंबाई गुणा चौड़ाई, लेंथ इंटू ब्रेथ। तो लंबाई कितनी है 10 सेकंड से लेकर 16 सेकंड, नहीं लंबाई केवल बनेगी 6 सेकंड की, और ऊंचाई तो वही बनेगी 20 ही, 6 दूनी 12 यानी 120 मीटर। यानी टोटल जो बनेगा एरिया वो बनेगा 220 मीटर का। यानी टोटल चली गई जो दूरी आएगी वो 220 मीटर की आएगी। तो जिनका आंसर 220 मीटर आया उनका एकदम सही है, बाकी का गलत है। तो 136 वाले का गलत है, 420 वाले का गलत है, 260 वाले का गलत है, समर्पित का 220 है, दीपक 1600 बिल्कुल गलत है, 152 वाले का भी गलत है, 22 वाले का भी गलत है, 220 का ठीक है, 160 गलत। बेटा एक चीज समझो, अगर आपको ये पता है, अभी हमने पीछे क्या लिखा
कि चाल समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल, यानी चाल और समय का ग्राफ है, उसके अंदर का क्षेत्रफल चलेगी दूरी देगा। तो मेरे पास में चाल और समय का ग्राफ है, तो इस ग्राफ में ये वाली लाइन जो है इसने कितना क्षेत्रफल आया यहाँ पे टोटल, वो बना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो चाल समय ग्राफ के अंदर का क्षेत्रफल, यानी चाल और समय का ग्राफ है, उसके अंदर का क्षेत्रफल चलेगी दूरी देगा। तो मेरे पास में चाल और समय का ग्राफ है, तो इस ग्राफ में ये वाली लाइन जो है इसने कितना क्षेत्रफल आया यहाँ पे टोटल, वो बना त्रिभुज का क्षेत्रफल। तो हमने कितना निकाला 100 मीटर। ये वाली जो लाइन है ये बना रही है आयत का, रेक्टेंगल का, तो कितना आया वो 120। तो 100 प्लस 120 तो टोटल कितना बन गया, 220 मीटर बन गया। जिनका 220 आएगा ठीक है एकदम से, समझ रहे हैं बात को? अरे हाँ या ना? ठीक है। तो आज की क्लास में एक तो बेटा ये वाली लाइन आपको याद रखनी थी कि चाल समय ग्राफ का क्षेत्रफल है, तो उसके अंदर का जो एरिया वो आपको स्पीड देगा, और एक ये स्लोप वाला याद रखना है। ठीक है, स्लोप वाला, कि स्लोप जिसका ज्यादा होगा उसकी स्पीड क्या आएगी, ज्यादा। हमने यहाँ पे लिखवाया भी है कि स्लोप ऑफ डिस्टेंस टाइम ग्राफ, दूरी समय ग्राफ के वक्र की ढाल चाल देती है। तो ध्यान से देखना है, दूरी समय का ग्राफ है तो स्पीड मिलेगी, और स्पीड और टाइम का ग्राफ है तो डिस्टेंस मिलेगी। ठीक है। ये बच्चा कह रहा है कि सर मीटर स्क्वायर में आएगा ना यूनिट। देखो एक चीज ध्यान रखना, जब मैं आपसे कह रहा हूं कि आपके पास में स्पीड और टाइम का ग्राफ है, तो उसके अंदर का क्षेत्रफल आपको दूरी देगा। तो आप तो ये कह सकते हैं सर क्षेत्रफल तो मीटर स्क्वायर में आता है, तो यहाँ तो स्पीड और टाइम का ग्राफ है तो दूरी दे रहा, दूरी तो मीटर में नापते हैं। भाई एक बात ध्यान देखो यहाँ पे बेटा, देखो आपका जो एरिया है ना, वो एरिया आपका मीटर स्क्वायर में पता कब आता है, जब आपकी लंबाई भी मीटर में हो और चौड़ाई भी मीटर में हो। तो आप एरिया निकालेंगे तो कैसा आएगा, एरिया आएगा लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई भी मीटर में चौड़ाई भी मीटर में, तो एरिया आएगा मीटर स्क्वायर में। लेकिन जब आपने स्पीड और टाइम का ग्राफ ले रहे हैं ना, स्पीड और टाइम का ग्राफ, तो टाइम स्पीड और टाइम का ग्राफ ले रहे हैं, तो यहाँ पे देखना बेटा, स्पीड तो आप मीटर पर सेकंड में नापते हो, टाइम सेकंड में। तो यहाँ पे ये वाली जो डायमेंशन है वो मीटर में, यहाँ पे भी मीटर में है, लेकिन यहाँ पे ये सेकंड में, मीटर पर सेकंड में है। तो अगर यहाँ पे जब एरिया निकालोगे लंबाई गुणा चौड़ाई, तो लंबाई किस में आ रही है आपकी, सेकंड में, और चौड़ाई किस में आ रही है, मीटर पर सेकंड में। तो सेकंड सेकंड कट जाएगा तो मीटर ही बचेगा। तो एरिया मीटर स्क्वायर में केवल तभी आता है जब लंबाई भी मीटर में ले रखी हो, चौड़ाई भी मीटर में ले रखी हो। लेकिन स्पीड और टाइम के ग्राफ में टाइम ये वाला ये सेकंड में है और ये मीटर पर सेकंड में है, तो सेकंड की मल्टीप्लाई होगी मीटर पर सेकंड में, तो मीटर ही बचेगा। ठीक है, आगे समझ में? तो स्पीड और टाइम का जो ग्राफ है उसके अंदर का जो एरिया है वो मीटर स्क्वायर में नहीं आएगा। स्पीड और टाइम का जो ग्राफ है उसके अंदर का जो एरिया वो मीटर में क्यों आएगा, क्योंकि वहां लंबाई जो है वो किस में है, सेकंड में, और चौड़ाई किस में है, मीटर पर सेकंड में। ठीक है। एक कह रहा 6 कैसे आया सर, 6 कैसे आया मतलब, अच्छा 6 कैसे आया बेटा? 6 ऐसे आया, जब आपने ये वाली लाइन थी इसने कितना क्षेत्रफल घेरा, तो यहाँ पे बेस कितना बना, 0 से लेकर 10 सेकंड का बेस बना, और हाइट बनी 20। अभी वाली लाइन कितना एरिया घेर रही है, तो यहाँ देखो 10 सेकंड लिखा है, यहाँ पे लिखा है 16 सेकंड। तो लंबाई जो 10 से 16, तो ये तो 6 सेकंड की बनेगी, लंबाई 6 सेकंड की, और चौड़ाई क्या बनी 20 मीटर पर सेकंड की। तो 10 था, ये 16 था, इसलिए 6 आया ये। हाँ बिल्कुल सही कह रहा है बच्चा। आप एक इस क्वेश्चन को ऐसे भी कर सकते हैं, भैया देखो यहाँ पे तो स्पीड आपकी 0 से बढ़ते बढ़ते 20 बनी, तो टोटल एरिया मैंने निकाल लिया, क्षेत्रफल कितना आया 100 मीटर का। लेकिन अगर आप 10 से लेकर 16 सेकंड तक देखें, अब आपका ऑब्जेक्ट एक ही स्पीड से भाग रहा है, तो अगर आप दूरी बराबर चाल गुना समय वाले फॉर्मूले से भी कर लोगे, स्पीड तो बदल नहीं रही है। तो चाल कितनी है 20, टाइम कितना है 60, तो 20 छिका 120, तो भी उससे भी 120 ही आएगा। तो बाकी हम कल करेंगे, कल हम वेलोसिटी एक्सेलरेशन करेंगे, गति के समीकरण करेंगे। कल मैं क्लास में कोशिश करूंगा कि हम 3 टॉपिक खत्म कर दें। खासतौर से अच्छा टॉपिक है इसमें एक्सेलरेशन, त्वरण, जो बच्चों को बहुत दिक्कत करता है, उसे हम बहुत डिटेल में बहुत बढ़िया से समझाएंगे। अगर आप उसे समझ गए तो आपको मजा आ जाएगा, एक्सेलरेशन को फिर आप इजीली उड़ा दोगे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, बाकी मिलते हैं हम कल। ठीक है, थैंक यू, बाय।